हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हमने इससे पहले फर्स्ट वीडियो में बात करी थी अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, कैसे यूनिट्स आई, कैसे हमने उसको मेजर किया, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली अबाउट लेंथ, कि मान लीजिए अगर मुझे एक इस पेन की ही लेंथ को मेजर करना है तो मैं क्या करूँगी। मैं स्केल यूज़ करूँगी, ठीक है। अगर मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है तो डायमीटर ये चीज़ पोर्शन होगा, तो भी मैं स्केल यूज़ करूँगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर मुझे इसकी टिप, इस टिप का जो है डायमीटर वो मेजर करना है तो मैं क्या यूज़ करूँ। वहाँ पर तो स्केल नहीं यूज़ हो पाएगा, राइट। और सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से लेकर किसी एक अर्थ से लेकर किसी एक स्टार तक का भी डिस्टेंस मेजर करना है तो भी वहाँ पे मैं स्केल नहीं लेकर जा सकती, राइट। तो क्या होता है कि कई बार हमें जो लेंथ होती है वो बहुत छोटी मेजर करनी होती है, कई बार लेंथ हमें बहुत बड़ी मेजर करनी होती है, तो हर जगह पर हम स्केल तो नहीं लेकर जा सकते, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। वन मेथड इज डायरेक्ट एंड अनदर मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जिसमें हम एक्चुअली फाइंड करते हैं लेंथ को। जैसे कि सबसे पहले हमने अभी बात करी, जैसे कि हमारा स्केल था, तो रेगुलर स्केल, ठीक है। इस स्केल को हम कैसे मेजर करते हैं, ऐसे कोई भी लेंथ अगर मुझे मेजर करनी है, मुझको इसी लाइन की लेंथ मेजर करनी है लाइन की, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे करूँगी। ये आ गई है आपकी 14 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट मतलब कि हम देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर हमने कितनी देखी, 10 लाइन्स है, यानी कि 10 मिलीमीटर्स है, हमने ये देखा। तो ये कितना मेजर कर सकती है, ये सिर्फ 0.1, सिर्फ इतना सा मेजर कर सकती, इससे कम नहीं मेजर कर सकती, है ना। यानी कि 0.1 सेंटीमीटर से कम मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर, है ना। ये 1 मिलीमीटर से कम मेजर नहीं कर सकती। ये हो गया इसका लीस्ट काउंट, यानी कि कम से कम ये कितना काउंट कर सकती है, वो इतना काउंट कर सकती है, इससे कम काउंट नहीं कर सकती। अब अगर मैं टिप लेकर जाती हूँ, देखो पेन की टिप लेकर गई इसके पास, अब इसकी टिप इससे छोटी है, 1 मिलीमीटर से छोटी है। अगर मुझे इसका डायमीटर चेक करना हो तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए हमारे पास एक और स्केल आया जिसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। जैसे ये 1 मिलीमीटर तक काउंट कर सकता है, ऐसे ही ये 0.1 मिलीमीटर तक भी काउंट कर सकता है, मतलब कि इससे और प्रिसाइज जा सकता है, और छोटा इसको काउंट कर सकता है, ठीक है। और अगर मुझे इससे भी कम, यानी कि एक पेज का भी डायमीटर निकालना हो, ये तो पेज की लेंथ होगी, अगर पेज की थिकनेस निकालनी हो और भी कम, तो उसके लिए एक और आया हमारे पास, दैट इज स्क्रू गोश। ये कितना करता था, 0.01 मिलीमीटर। ये इससे भी ज्यादा क्या हो गया, प्रिसाइज, इनके और छोटे से छोटा अगर हमें मेजर करना हो तो वो यहाँ तक इसको मेजर कर सकता था, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा हमें चेक करना था तो वहां पर हमारे पास आए माइक्रोमीटर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे नीचे हम कोई भी ऑब्जेक्ट नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। तो माइक्रोस्कोप में जो हम स्केल या जो भी हम मीटर यूज करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोमीटर बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके डायरेक्ट, जिसको आप यूज करके हम एक्चुअल में उनकी लेंथ को काउंट कर लेते हैं, छोटी से छोटी लेंथ को भी हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मैं एक तो टिप के डायमीटर की बात कर रही हूँ, भाई अगर एक डायमीटर की भी हम बात करें, डायमीटर इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेंथ ना, तो दिस इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट। ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिसको हम लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, छोटी सी छोटी। सिमिलरली हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड्स भी होते हैं। अब ये इनडायरेक्ट मेथड कहाँ यूज होते हैं, जैसे कि सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे दूसरे जो सिटी है वहाँ का मुझे ना एक टावर दिखाई दे रहा है, होता है ना, ऐसे बड़ी बड़ी कंट्रीज में ऐसा है कि हम एक सिटी में हैं लेकिन दूसरी सिटी का मुझे टावर दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं वहाँ पर नॉर्मल स्केल ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ? नहीं, वहाँ मैं जितना मर्जी बड़ा स्केल ले जाऊँ मैं मेजर नहीं कर सकती, है ना।
राइट। तो वहाँ क्या होते हैं, वहाँ पे हम एक्चुअल फाइंड नहीं कर सकते, वहाँ पे हम कैलकुलेशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट मेथड्स को हम यूज़ करते हैं और उन इनडायरेक्ट मेथड्स में आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है, वहाँ आपका इकोसिस्टम यूज़ होता है, और इन मेथड्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन मेथड्स कहते हैं, एटसेट्रा। मीन्स और भी हम मेथड्स यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग, कई बच्चे क्या कहते हैं, भाई साइन थीटा कॉस थीटा हमारे किस काम का है ना, ये तो हम सिर्फ मार्क्स गेन करने के लिए कर रहे हैं, रियल लाइफ में साइन थीटा कॉस थीटा हमारा कहाँ यूज हो रहा है, काफ़ी मीम्स भी बनते हैं इसके ऊपर, राइट। लेकिन जब आप बड़ी स्टैंडर्ड्स में आप जाते हो, वहाँ पे आप टेक्निकल स्टडी करते हो, तो वहाँ देखिए अगर आपको एक आर्किटेक्ट भी बनना है, वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। अगर आपको अपने घर से लेकर उस टावर तक का डिस्टेंस भी देखना है कि यार मुझे कितनी दूर तक जाना पड़ेगा, वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। इन शॉर्ट आपको आनी चाहिए, राइट। तो हर एक चीज़ का डेली लाइफ में यूज होता है, तभी वो हमारी स्टडी में आती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स को पढ़ना। तो अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड्स को मेनली अगर कैटेगराइज करूं, तो मैं 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करूंगी। सबसे पहला पार्ट होगा रिफ्लेक्शन मेथड, दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री मेथड, और थर्ड पार्ट होगा वो होगा आपका पैरालैक्स मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन मेथड की। ये मेथड आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। हमने सुना था इको सुना हुआ है। इको क्या होता है कि जब हम आवाज़ देते हैं पहाड़ों के अंदर और वही आवाज़ हमें दोबारा सुनाई देती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इको कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन मेथड, जब हमें कोई चीज़ वापस मिल रही होती है, ठीक है। तो इससे हम कैसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आपने आवाज़ लगाई और ये है एक सरफेस, ठीक है, आपने आवाज़ लगाई और ये सरफेस से आवाज़ गई, टकरा के आपको वापस सुनाई दी, ठीक है। आपको क्या पता है, आपको इतना पता है कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये कोई हिल है, ठीक है, ये कोई हिल है, आपको नहीं पता ये आपसे कितनी दूर है, राइट। लेकिन आपको इतना पता है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने ऑलरेडी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट मेथड से डिफरेंट बार बार इसकी एक्सपेरिमेंट्स करके हमें बता रखा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है एयर के अंदर कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लेते हैं। बाकी डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट हो जाती है, बट एयर के लिए हम इतनी लेते हैं, और टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, दैट इज एट रूम टेम्परेचर आप कह सकते हैं, राइट। तो स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है। और अगर मैं बताऊं कि हाँ जी मैंने आवाज़ जैसी लगाई और फिर मैंने काउंट किया टाइम, और मुझे टाइम 2 सेकेंड के बाद मुझे अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई दी, है ना। तो टाइम मैंने काउंट कर लिया, मुझे मिल गया 2 सेकेंड्स का टाइम, ठीक है। मैंने आवाज़ लगाई और 2 सेकेंड बाद मुझे फिर से आवाज़ सुनाई दी, ठीक है। तो स्पीड मिल गई, टाइम मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें छोटे होते से फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या छोटा सा ट्विस्ट है? आप देखिए, जब आपने आवाज़ लगाई तो साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले तो गई, फिर टकरा कर फिर वापस आई, तो उसने डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर डिस्टेंस उसका d था तो d गया और d वापस आया, तो 2d हो गया, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2d। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 332 इंटू 2 इंटू डी डिवाइड में टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स है, 2 से 2 कैंसिल, 332 मीटर, ये हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। अगर ये आपको 4 सेकेंड्स बाद सुनाई देती तो और डिफरेंट उसका डिस्टेंस हो जाता, ठीक है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है वैसे वैसे उसका डिस्टेंस चेंज होता रहता है। इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन मेथड और इको। ये किन साउंड्स के लिए, ये वो नॉर्मल साउंड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो यूज़ करती है, इसे हम बोलते हैं और ऑडिटरी वेव्स, यानी कि जो हम सुनाई दे सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, अगर जैसे आपको बता सकती हूँ मैं 20 हर्ट्स टू
20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है जो ह्यूमन बीइंग सुन सकता है, ठीक है। इससे नीचे की फ्रीक्वेंसीज को भी नहीं वो सुन सकता, इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसीज वाली साउंड को भी वो नहीं सुन सकता। तो ये वाला मेथड किसके लिए हो गया, इको वाला मेथड, जो फ्रीक्वेंसी, जो साउंड वेव्स इन फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रही थी, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा चली जाती हैं, तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की बात करती हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की, तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा साउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्ट्रा साउंड्स कहते हैं। और लो फ्रीक्वेंसी, लो कौन सी हो जाएंगी, जो 20 से नीचे होंगी, तो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, इंफ्रा साउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफ्रा साउंड्स, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, पहली बात तो अल्ट्रासाउंड आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। कोई भी हमें दिक्कत होती है तो डॉक्टर पहले हमें रेफर करते हैं, भाई आप अल्ट्रासाउंड करा के आओ, किडनी में प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है, या बेबी के बारे में देखना है कि बेबी हेल्दी है या नहीं है, तो सभी के सभी चीज़ों के लिए क्या यूज़ होता है, अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, अल्ट्रासाउंड कैसे काम करता है। अब जैसे मान लीजिए आप अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपके स्टमक के ऊपर एक जेल लगाया जाता है, उसके ऊपर एक अल्ट्रासाउंड्स भेजी जाती हैं, वो जो होती हैं, वो जो वेव्स होती हैं, वो आपके ऑर्गन्स के साथ जाके टकराती हैं, और वहाँ जहाँ एक आधी दिक्कत निकलती है, जैसे मान लो यहाँ स्टोन है, बाकी सारा आपका बॉडी का पार्ट है, ठीक है, ये बॉडी का पार्ट है सारा का सारा, बस यहाँ पर स्टोन है। तो जो अल्ट्रासाउंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी बॉडी को क्रॉस कर जाती हैं, ह्यूमन बॉडी को क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन जहाँ पर उन्हें स्टोन, यहाँ डिफरेंट चीज़ दिखाई देती है, वो वहाँ से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, ठीक है। तो जैसे रिफ्लेक्ट बैक होती है तो हमें पता चल जाता है भाई यहाँ पर स्टोन पड़ी हुई है, राइट। और जैसे हमने ये मेथड यूज़ किया, गई और वापस आ गई, टाइम नोट किया, वो जो कंप्यूटर लगा होता है, स्पीड नोट होती है, टाइम नोट होता है, तो हमें डिस्टेंस पता चल जाता है कि कहाँ पड़ी है, किस तरीके से है, ये सब चीज़ें होती हैं। सिमिलरली अल्ट्रासाउंड सिर्फ आप लोगों की किडनी स्टोन्स के लिए ही यूज़ नहीं होती हैं। अगर जैसे कि मान लीजिए बड़े बड़े ओशन होते हैं, वहाँ पे समुंदर के अंदर जो होते हैं, शिप कई बार गिर जाते हैं, एकदम डूब जाते हैं, उनके अंदर बहुत सारा सामान होता है, तो कुछ अगर ऐसे सामान ढूंढना हो या फिर हमें देखना हो, गहराई नापनी हो कि कितनी गहराई है इस ओशन की, इस जगह पे कितना है, तो क्या होता है, ऊपर जैसे कि मान लीजिए उस मेथड को जब हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स भेजकर हम चेक कर रहे होते हैं, साउंड्स भेजकर, अल्ट्रासाउंड्स भेजकर, अगर हम ओशन पे चेक कर रहे हैं कि वो कितनी डेप्थ है उसकी, या सामान जो गिरा हुआ है वो कितनी दूर गिरा हुआ है, फिर हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सोनार। सोनार जिसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का मतलब क्या है, जैसे कि क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर शिप्स लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे शिप है, अब शिप के अंदर यहाँ पे एक लगाया जाता है ट्रांसमीटर, और यहाँ पर एक लगाया जाता है डिटेक्टर, ठीक है। तो मान लो ये सी बेड है, सी बेड पे ये एक कोई ना कोई मेटल पड़ी हुई है, ओके। तो यहाँ से जो ट्रांसमीटर होता है वो वेव्स भेजता है, ठीक है। तो जो वेव्स गई वो ऐसे चली गई, सीधी चली गई, ठीक है। साउंड जो आपका ये ओशन बेड है वो वहाँ से नीचे चलेगी, लेकिन अगर कोई मेटल पड़ी है तो वहाँ से टकराएगी और वो वापस जाती है, यहाँ से ट्रांसमीटर से निकली वेव और यहाँ पर चलेगी डिटेक्टर के पास। अब हमें पता है कि हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमें पता है टाइम नोट हो गया है इसका, प्लस क्या नोट हो चुका है, उसकी स्पीड नोट हो चुकी है, तो स्पीड आ गई, टाइम आ गया, तो इनके फॉर्मूला लगा के हम 2D वाला फॉर्मूला लगा के, क्योंकि डिस्टेंस तो 2 बार ट्रैवल किया ना, तो वहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि भाई ये कितनी नीचे है, कितनी गहराई में है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड सोनार, जब हम अल्ट्रासाउंड्स यूज़ करते हैं। तो अगर हम इंफ्रासाउंड्स यूज़ करते हैं, लो फ्रिक्वेंसीज की साउंड्स को यूज़ करते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, रडार। रडार ये कहाँ पे यूज़ होता है, नॉर्मली रेडियो वेव्स के लिए यूज़ होता है, रेडियो वेव्स के लिए, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला रहता है, ऐसे ही साउंड्स, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी वेव्स भेजी जाती हैं, टाइम नोट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, और फिर हम उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका
रिफ्लेक्शन मेथड, जिसके अंदर हमने मेनली पहले इको की बात करी, ह्यूमन बींग्स कैसे यूज़ करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स एंड लो फ्रिक्वेंसी वेव्स, फॉर्मूला यही रहता है और डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट, आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्री मेथड। ये मेथड हो गए आपके कि आपने साउंड्स भेजी और आपने डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, टाइम नोट कर लिया, डिस्टेंस नोट कर, स्पीड नोट कर ली, टाइम नोट कर लिया और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब आता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री मेथड, जो हम 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है। लेट अस डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री मेथड। ट्रिग्नोमेट्री मेथड के लिए आपको इतना पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, हम एक ट्राइंगल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आपका 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे आपको एंगल दिया होता है, राइट। ये होती है आप एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो होता है बेस, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें पता होती हैं। फिर हम एक गाना गाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले एंड सोना चांदी तोले। तो साइन लगाते हैं, कॉस लगाते हैं, टैन लगाते हैं, ये सब चीज़ें हमें पता है, जो हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ रखी हैं, ठीक है। अब ये मेथड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। जैसे कि मान लो हमने 10th स्टैंडर्ड में भी हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस किए हैं कि हाँ जी, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग है, तो बताइए वो आप जो खड़े हो, आप कितनी दूर खड़े हो बिल्डिंग से, ठीक है, या आपका आई का और उस फ्लैग का डिस्टेंस कितना है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी है ना 9th चैप्टर के अंदर, राइट। तो अब यहाँ हम क्या कैसे करते हैं, हम एंगल कैसे मेजर करते हैं, ये सब चीज़ें कैसे मेजर होती हैं। अब हम उसको आते हैं प्रैक्टिकल मेथड पे। वहाँ तो हमने सीखा सॉल्व करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे आते हैं। सबसे पहली बात, आपको देखो एंगल तो नहीं दिया होता, ठीक है। एंगल को मेजर करने के लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेक्सटेंट। ये एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जो एंगल को मेजर करता है। ये कैसे बना होता है, इसके पास होती हैं 2 आर्म्स, इस तरीके से, एक पहली आर्म और एक दूसरी आर्म, दो एक आर्म बनी होती हैं, ठीक है। जैसे चिमटा सा होता है ऐसे, ठीक है, टोंग होता है, इस तरीके से एक टोंग होता है। अब उसके जो दूसरी आर्म होती है, यहाँ पे लगा होता है उसका एक टेलीस्कोप, ठीक है, जिससे आप दूर के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। और ये होता है आपके पास, यहाँ पे लगा होता है एक इस तरीके से एंगल मेजर करने के लिए स्केल लगा होता है, डिग्रीज मेजर करने के लिए स्केल लगा होता है। अब मैं आपको ऐसे विजुलाइज करवाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये 2 आर्म्स है, ठीक है, और यहाँ पर ये लगा हुआ है टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप लगा हुआ है, ये 2 आर्म्स है। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इसको देखना है, यहाँ पे देखना है इसको। मान लो ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का टॉप है, मुझे इसको देखना है। अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ तक लेकर जाऊँगी, ऐसे ऐसे ओपन करूँगी इसको। अब मैं यहाँ से इस टेलीस्कोप की हेल्प से मैं इसके टॉप को देखूँगी, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये कितना ओपन हुआ है, इसका एंगल मेरे को स्केल पे मिल जाएगा, जो सेक्सटेंट के ऊपर ही लगा होता है कि इतने डिग्री खुला, इतनी डिग्री खुला, इतनी डिग्री खुला। जैसे इसको मैंने ओपन किया, मुझे इसकी डिग्री पता चल गई, तो वहाँ से मैंने फाइंड कर लिया थीटा। इस टेलीस्कोप की हेल्प से उसको देखा, ये एंगल जो बना इस स्केल की हेल्प से जो ऑलरेडी लगा हुआ है, वहाँ से मैंने फाइंड कर लिया थीटा। तो थीटा मुझे मिल गया यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेक्सटेंट, जो ऐसे 2 आर्म्स है, टेलीस्कोप है, यहाँ पे एंगल मेजरिंग डिवाइस लगी हुई है। क्लियर हो गई बात, थीटा मिल गया। अब जैसे हम खड़े होते हैं, ठीक है, किसी बिल्डिंग के दूर हम खड़े हैं, ये मान लो बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है, हम कितनी दूर खड़े हैं उससे, हमें इतना तो पता ही होता है कितनी दूर खड़े हैं, राइट। तो मेरे को क्या मिल गया, बेस भी मिल गया, बेस भी मिल गया। मुझे क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यानी कि हाइट फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। थीटा मेरे पास आ चुका है, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, बेस मेरे पास है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा के हाइट ऑफ बिल्डिंग निकाल सकती हूँ। वेरी इजी, ठीक है। तो यही चीज़ें क्वेश्चन आती हैं, बच्चों के दिमाग में आते हैं कि मैम हम साइन कॉस टैन कर रहे हैं, हमारी लाइफ में कहाँ यूज़ आएंगे। भाई जब आप आर्किटेक्ट भी बनोगे ना, आर्किटेक्ट क्या होते हैं, जब बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। जैसे जैसे आप बड़े होके आप अपनी अपनी टेक्निकल लाइन्स में जाएंगे तो वहाँ पर ये सारे मैथड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ
एक चीज तो ये हो गई, एक्सप्लेनेशन होगी। सिमिलरली ऐसे मेरे को हिल का फाइंड करना है, कोई एक हिल है, ठीक है, तो ये रही हिल और प्रॉपर ये है हिल, ये है उसकी हाइट है, ठीक है। यहाँ आप खड़े हैं तो मैं यहाँ सब तक देखूंगी, ये एंगल बन जाएगा, तो मैं बता सकती हूँ कि ये कितनी लंबी हिल है, कितनी मुझे लंबाई चढ़ना है। तो क्यों, वहाँ पे क्या यूज होगा, अगर मैं ये यूज कर रही हूँ, थीटा मेरे पास है, मुझे पता है इसकी हाइट कितनी ऑलमोस्ट जहाँ लिखी होती है, और अगर मुझे ट्रैकिंग करनी है और मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो क्या करूँगी, मैं यूज कर लूंगी साइन, यूज कर लूंगी। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा मैंने सेक्सटेंट लेकर गई हुई थी, वहां पे मैंने थीटा मेजर कर लिया, हाइट वहां ऑलरेडी लिखी हुई थी। तो अगर मुझे ट्रैक करना है तो यहाँ तक मैं कितना डिस्टेंस मुझे चलना पड़ेगा, तो वहां मैं ये साइन थीटा लगा के वो डिस्टेंस मेजर कर सकती हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार मान लीजिए ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, आप किसी दूसरे शहर में हो, ठीक है, लेकिन वहां से भी आपको इस बिल्डिंग का ना टॉप दिखाई दे रहा है, ओके। तो अब आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ये आप किसी दूसरी सिटी में हो, ठीक है, ये सिटी 2 है, ये मान लो ये सिटी 1 में कहीं कोई एक बिल्डिंग है, या मान लो टावर है, ठीक है, टावर ही दिख जाते हैं दूर से, इतनी दूर से, चलो ये टावर मान लिया। ये कोई एक सिटी पहली है, ये सिटी दूसरी, उस वहां पर भी आपको टावर दिखाई दे रहा है। अब दूसरी सिटी में बैठे हुए आप इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। अब आप कैसे करोगे, अब तो आपको यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी नहीं पता और आपको ये h फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम सेक्सटेंट यूज करेंगे, ठीक है। सेक्सटेंट को हम ऐसे रखेंगे, इस तरीके से ओपन करेंगे, टेलीस्कोप से मेजर करेंगे, हमें थीटा मिल जाएगा, इतना तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब मेरे पास ये भी डिस्टेंस नहीं है, अब क्या करें, अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है। मान लो वो 5 किलोमीटर चल के आ गया आगे, ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में 5 किलोमीटर चल के आ गया। अब इस पॉइंट से उसने फिर से अपना जो है सेक्सटेंट ओपन किया और टेलीस्कोप से उसको दोबारा से इसका टॉप देखा। अब यहाँ पे एंगल थीटा दूसरा हो गया था, ठीक है। मान लो यहाँ पर थीटा अगर 45 था तो मान लो यहाँ पर थीटा हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये कितना चल के आया, 5 किलोमीटर चल के आया। अब ये हमें पता है टावर तो सीधा परपेंडिकुलर ही होगा, अब हमें हाइट निकालनी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए हुए हैं। क्या करते हैं, पहले इस पे tan लगा देंगे बड़े वाले पे, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ रफ के अंदर, देखिए पहले मैं इस बड़े वाले में लगा देती हूँ A B C एंड D, ठीक है। इसमें मैं लगा रही हूँ tan थीटा, ओके। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस इज AC 5 और इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये हो गया 5 + x। ये क्या है, tan थीटा, tan थीटा है tan 45, tan 45 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, h/x + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, h की वैल्यू कितनी आ गई, 5 + x, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए, अब यहाँ पे फिर से लगाते हैं tan थीटा, ठीक है। अब क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या है x, अब ये कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल होता है, h/x क्रॉस मल्टीप्लाई, h की वैल्यू कितनी आ गई, √3x। अब ये भी h, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हमें तो हाइट निकालनी है, हाइट के लिए क्या कर देते हैं, x की वैल्यू निकाल दो, h/√3, ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, h = 5 + x है, x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, h/√3, ठीक है। h इधर आ जाएगा, h/√3 = 5 और यहाँ से हम h कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम हाइट निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इन शॉर्ट मैंने आपको 10th वाला ही क्वेश्चन करवा दिया। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने कितने सारे कर रखे हैं। तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्री मेथड। न्यू क्या था, न्यू था आपका कि ये इंस्ट्रूमेंट आपने कैसे यूज किया, ठीक है। इसकी आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता चली कि आप कहीं और बैठे हो, टावर कहीं और है, तो आपने उसकी हाइट वहीं बैठे बैठे फाइंड कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री मेथड यूज करते हैं। तो अभी तक हमने इनडायरेक्ट मेथड की रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री। अब हम पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पैरालैक्स मेथड। तो अब नेक्स्ट आपके पास आता है पैरालैक्स मेथड, और ये किसके लिए यूज होता है, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। लार्ज डिस्टेंसेस का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ मैं खड़ी हूँ, ठीक है, मैंने दूर से ना एक रॉकेट को जाते हुए देखा, ठीक है। मैंने पहले तो उस रॉकेट को ना यहाँ पे देखा और वो इस तरीके से ऐसे जा रही थी रॉकेट,
ओके तो अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे पास से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा, लेट इट बी r, ठीक है, और यहाँ तक का भी वही सेम डिस्टेंस रहेगा क्योंकि मैं तो वहीं खड़ी हूँ और ये ऐसे ही वर्टिकली जा रही है, तो दिस इज ऑल्सो बी r। ओके अब मैंने जहाँ से देखा कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये एंगल मेजर कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है सेक्सटेंट का, ठीक है। इस सेक्सटेंट की हेल्प से मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेजर कर लिया कि हाँ जी ये एंगल थीटा यहाँ से यहाँ तक चली है, ठीक है। बट कितना चली है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेट इट बी x। ये x को हम बोलते हैं बेसिस, इसे हम कहते हैं बेसिस, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड बेसिस। अब हमारे पास इन तीनों के लिए रिलेशन है जो हमने मैथ्स में भी पढ़ रखा है। क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है। आर्क क्या है यहाँ आपके पास? बेसिस, एंड रेडियस क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, ये हो गया, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ रखा है, ठीक है। क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, यही सेम फॉर्मूला, इसी को ही हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। कुछ डिफरेंट नहीं था। एंड हम जैसे कि जानते हैं थीटा यानी कि एंगल की एसआई यूनिट रेडियन होती है, तो हम पैरेलैक्स मेथड जब भी अप्लाई करेंगे वहाँ हम एंगल को रेडियंस में लेंगे। अब मेन बात यहाँ पर ये आती है कि हम इस पैरेलैक्स मेथड को बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए ही क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाने से पहले एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो पैरेलैक्स एंगल इज द एंगल बिटवीन वन पोजीशन टू another observing at single point and distance between these positions is called basis, ठीक है। तो ये पैरेलैक्स एंगल भी पता चल गया आपको, बेसिस भी पता चल गया। तो बैक टू आवर क्वेश्चन कि हम इनको बड़े बड़े लार्ज डिस्टेंसेस के लिए हम क्यों देखते हैं, क्यों ही इसको सॉल्व करते हैं। तो सोचिए, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ खड़ी हूँ और मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, क्या चीज़ ये कोई चीज़ पॉसिबल है? ऐसा कुछ भी पॉसिबल है कि मैं स्केल लेकर पीछे पीछे रॉकेट के जा सकती हूँ? यहाँ पे कितना चला रॉकेट? नहीं जा सकते स्केल लेकर, ना मीटर स्केल लेकर, कुछ भी लेकर हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो जहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशंस हो पाती हैं लार्ज डिस्टेंसेस पे, जहाँ पर सिर्फ हम कैलकुलेट कर सकते हैं या सिर्फ हम एंगल मेजर कर सकते हैं, वहीं पर ही हम पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं। तो इन शॉर्ट मैं अगर कहूँ कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर मुझे किसी स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, किसी स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो हमारे अर्थ से कितनी दूर है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस पैरेलैक्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? लेट अस डिस्कस। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्विक रिवीजन दे देती हूँ एंगल्स के बारे में। एंगल जो होते हैं वो आप लोगों को पता ही है, दिस इज 1 डिग्री, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितने के इक्वल होता है? पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। 11th में मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है ये चीज़ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू थीटा बाय 180 रेडियन। और ऐसे ही अगर मैं 1 मिनट की बात करती हूँ तो 1 मिनट क्या होता है? ये जितना भी 1 मिनट होगा उसको हम क्या कर देंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। अगर 2 मिनट होगा तो 2/60 हो जाएगा, टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही 1 डबल अगर ऐसे आ जाते, इसे हम बोलते हैं मिनट, इसे हम बोलते हैं सेकेंड। तो इसके लिए इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा? 60 इंटू 60, ये हो जाएगी डिग्री। और अगर इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 160, ये हो जाएगा 1 मिनट। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना तो 1/60 हो जाएगा। एंड 1 डिग्री तो आपको पता ही है रेडियन कितना होता है? थीटा बाय 180 रेडियन होता है। तो ये चीज़ एक छोटी सी क्विक रीजन मैंने आपको दी है। अब डिस्कस करते हैं अबाउट स्टार। तो अब फाइंड करते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार। तो स्टार का डिस्टेंस फाइंड करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट कि अगर कोई भी चीज़ दूर है आपसे, बहुत दूर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मून है, ठीक है, और हम यहाँ पर अर्थ पे हैं, राइट। तो क्या होता है, जैसे मून की यहाँ पर इस तरीके से आपके पास
ऐसे सारी रेज आ रही है, एक बहुत ही शाइन सी लाइट सी आ रही है, ठीक है। अब अर्थ पे अगर हम यहाँ पे हैं तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक का कितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, इनकी पूरी की पूरी कंट्री ही चेंज हो सकती है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम कंट्री चेंज नहीं करते, आप सिर्फ ये समझिए कि आप यहाँ पे पहले अपने घर पे थे और आप 10 किलोमीटर दूर गए हैं अपने फ्रेंड के घर पे, ठीक है। तो क्या आप, ऐसा था कि आप अपने घर पे तो मून को स्ट्रेट देख रहे थे, लेकिन आप अपने फ्रेंड के घर पे जाकर उसको क्या देखोगे, टेढ़ी नेक करके देखोगे? नहीं ना, वहां पर भी मून की वही डायरेक्शन रहेगी जो आपके घर पे है। यानी कि इफ इट इज 10 किलोमीटर अपार्ट और इट इज 20 किलोमीटर अपार्ट, ये जितना मर्जी दूर हो जाए, ठीक है, डायरेक्शन मून की वही रहेगी। कहने का क्या मतलब है, जो चीज बहुत दूर होती है वो उसका हमारे से जो डायरेक्शन रहती है वो बिल्कुल सेम रहती है। कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे मूव कर रहे होते हैं, हम गाड़ी में बैठे होते हैं और हम एक सिटी से दूसरी सिटी में भी जा रहे हैं, और रात को अगर हम मून को फॉलो करते हैं तो ऐसा लगता है मून हमारे साथ साथ चल रहा है ना, जबकि मून अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो हमें इसका कहने का क्या मतलब है कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका हमारे साथ जो डायरेक्शन रहती है वो बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। बजाय के अगर मैं यहाँ पर किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को नोटिस करती हूँ, यहाँ पे मान लो हमारी यहाँ पर हम जैसे प्लेन को ही देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा तो ये एंगल पड़ गया इसके साथ, ये देखा तो ये एंगल पड़ गया। जो पास में ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जबकि जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी डायरेक्शन हमारे साथ चेंज नहीं होती। बस इसी कॉन्सेप्ट का ही हम यूज करने वाले हैं टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार। और स्टार कौन सी, मीडियम डिस्टेंस पे, मीडियम डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि अगर लार्ज डिस्टेंस पे फाइंड करेंगे वो तो हमारे से कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वही मून वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। दैट्स वाई हम यूज करेंगे मीडियम डिस्टेंस के स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना फ्रॉम अर्थ। तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ एक स्टार है जिसकी आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, राइट। तो क्या है, यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने अर्थ से इस स्टार को क्या किया है, एक रेफरेंस, आपने इसका एंगल मेजर करना है। तो एंगल मेजर करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट जरूर चाहिए, ठीक है। आप ऐसे कैसे एंगल मेजर कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने एक बहुत दूर डिस्टेंट स्टार, एक डिस्टेंट, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है मैं यहाँ लिख देती हूँ, डिस्टेंट स्टार, आपने इसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, अपना सेक्सटेंट ऐसे रखोगे और फिर इसको इस तरीके से ऐसे ओपन करोगे ताकि इसका आप एंगल मेजर कर सको, राइट। तो आपने इसको एक रेफरेंस मान लिया, तो ये रहा आपका एक रेफरेंस पॉइंट, और यहाँ से आपने इसका एक एंगल मेजर कर लिया। तो हम मान लेते हैं दिस इज θ1, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ तो अर्थ है और यहाँ क्या है, मान लीजिए यहाँ पर सन है, ठीक है। तो 6 मंथ के बाद क्या होगा, जब हमारी अर्थ क्या होती है, सन का हाफ चक्कर लगा लेगी और वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी हमारी अर्थ, ठीक है। यहाँ आने के बाद फिर से हम जो डिस्टेंट स्टार था हमारा, उसी का ही हम क्या लेंगे, रेफरेंस पॉइंट लेंगे। यही डिस्टेंट स्टार है, ठीक है। अब ये फिर से ही ये जो स्टार था हमारे लिए यहाँ पर भी वही डिस्टेंस पे है, यहाँ पर भी उसी एंगल पे रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं उनका हमारे साथ एंगल चेंज नहीं होता, वो एंगल उनका हमारे साथ बिल्कुल सेम रहता है, चाहे हम कितना मर्जी आगे पीछे चल लें। तो उसी डिस्टेंट स्टार का हमने रेफरेंस पॉइंट लिया और क्या किया, फिर से हमने एंगल मेजर किया इसी रेफरेंस को रखकर, ये रहा, ठीक है। तो ये रहा आपका θ2। क्लियर है ये बात। अब हमने देखा कि जो 6 मंथ अपार्ट, यानी कि 6 मंथ्स का जब हमने वेट करा तो हमें पता था कि यहाँ अर्थ से लेकर सन तक का जो डिस्टेंस होता है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। अब दोबारा से सन और अर्थ का यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, अगेन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि टोटल कितना हो गया, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो गया, ठीक है। और फिर हमने देखा कि अच्छा ये तो हमें बेस मिल गया, राइट, आर्क मिल गई। तो अगर हम ये थीटा हमने ये मेजर कर लिया, ये मेजर कर लिया, लेकिन हम तो पैरेलैक्स में ये वाला एंगल मेजर करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, तो हमने देखा जो हमारा रेफरेंस स्टार था उससे जो हमने रेफरेंस लाइन ले रखी थी, उन्हीं लाइंस के पैरेलल हमने एक और लाइन ड्रॉ करी। फिर देखा ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्स, इफ इट इज θ1 तो दिस इज θ1, ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्स, इफ इट इज θ2 दिस विल बी θ2। तो पैरेलैक्स एंगल आपका कितना बन गया, θ1 प्लस θ2।
2, और ये आपकी जो आर्क बन गई वो कितनी बन गई 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ यू कैन फाइंड द रेडियस, ये होता है रेडियस, रेडियस का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम स्टार टू अर्थ, राइट। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलैक्स मेथड थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। Here theta is theta 1 plus theta 2 and arc is 2 astronomical unit and you can find the radius यानी कि distance of star from earth, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से theta 1 plus theta 2 is equal to 2 astronomical unit divided by r, इस फॉर्मूला से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं इस पैरेलैक्स मेथड के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो सबसे पहले ऐसे एग्जाम्पल जो आपको सिर्फ और सिर्फ एंगल की इंफॉर्मेशन देता है कि जैसे कि 1 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करें, 1 मिनट को एंड 1 सेकेंड को आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट सबसे पहले कि जो 1 डिग्री होती है वो कितने रेडियंस की इक्वल होती है, π/180 रेडियन के इक्वल होती है, ठीक है। बट हम इसका आंसर ही नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इसको पाई को कैलकुलेट करना है। तो इधर यू कैन राइट 22/7 और यू कैन राइट 3.14 डिवाइड बाय 180, ठीक है। इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आता है 1.745 इंटू 10⁻⁻2 और ये रेडियन है, तो दिस इज रेडियन, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, ये है आपके पास 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो सबसे पहले 1 मिनट मैंने आपको बताया था 1 मिनट कितने डिग्रीज के इक्वल होता है, पहले हमें डिग्री के इक्वल लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मिनट कितने डिग्री के इक्वल होता है, 1/60 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। नाउ 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच रेडियंस, तो 1/60 कितने के इक्वल होगी, इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री के साथ ये हो गया 1.745 इंटू 10⁻⁻20, ये क्या आ जाएगा 160। तो 160 डिग्री इज इक्वल टू दिस, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल आंसर आपका रेडियंस में आ जाएगा और ये कितना होगा आपका 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, ठीक है। अगेन नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अब है आपके पास 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इसको ऐसे लिख लो 1/60 मिनट, और 1 मिनट जो था आपका वो इतने रेडियंस के इक्वल आया था, तो आप डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। इफ नॉट आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ही वैल्यू आपने लर्न कर ली कि 1 डिग्री के अंदर इतने आपके रेडियंस होते हैं, तो दूसरा मेथड आप क्या कह सकते हो, ये तो हो गया मिनट के अंदर और फिर से हमें इसको डिग्री में लेना होगा, तो 1/60 से और करना पड़ेगा, ये हो जाएगी डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 1/3600 इंटू, अब ये डिग्री है, 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, तो ये हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियंस में। इन शॉर्ट आपको आगे के लिए याद रखना है 1 मिनट के अंदर 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब एग्जाम्पल आपका 2.2 क्या कह रहा है, अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। एक मैन को अपने आसपास के जो एक टावर है उससे अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ अ टावर सी। तो मान लेते हैं ये टावर कोई सी है, इसके सामने मैन खड़ा हुआ है ए पॉइंट पर, ठीक है, एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ, और उसको एक बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई देता है ओ। तो मान लीजिए इतनी दूर एक पॉइंट ओ उसको दिखाई देता है यहां से, ठीक है। और देन ही वॉक्स टू ए सी अप टू बी डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। देन वो क्या वॉक करता है, ए सी से परपेंडिकुलरली वॉक करता है इस तरीके से अप टू पॉइंट बी, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन, अब फिर से वो ओ को देखता है एंड देन वो किसको देखता है, सी को देखता है। सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंट, जैसे कि ओ बहुत दूर है, तो डायरेक्शन ऑफ बी ओ इज प्रैक्टिकली सेम एज ए ओ।
जैसे हमने अभी अभी बात करी, जैसे कि मून या सन हमसे जितनी मर्जी दूर है, तो हम अपनी सिटीज भी अगर चेंज कर लेते हैं तो हमारी आईज से सन का या मून का जो डायरेक्शन, जो एंगल रहता है वो सेम रहता है। सिमिलरली ये बहुत दूर पॉइंट था, तो चाहे आप ए से देखो ओ को या बी से देखो ओ को, दोनों में प्रैक्टिकली जो डायरेक्शन रहती है वो सेम रहती है। बट उसने देखा कि मेरी जो लाइन ऑफ साइट थी ना वो कितना शिफ्ट हो गई है, वो थीटा एंगल शिफ्ट हो गई है। ठीक है, यानी कि वो देख तो वो ऐसे रहा था, सीधा देख रहा था ओ को। ठीक है, देख तो वो ऐसे सीधा रहा था। ओ को तो उसने आराम से देख लिया, क्योंकि जैसे वो ए से देख रहा था ओ को, उतनी ही दिक्कत से उसने ओ को बी पॉइंट से भी देखा। लेकिन सी को देखने के लिए उसको अपनी आईज या उसको अपनी नेक को रोटेट करना पड़ा फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब जैसे वो देख रहा था, जिस डायरेक्शन में देख रहा था, अब वहां से हटा के अपनी नजरें सी को देखने के लिए उसको अपना डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। और कितनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, कितना एंगल चेंज करना पड़ा, 40 डिग्री। तो थीटा 40 डिग्री, ये क्या थी, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अपनी नजर से कितना घुमानी पड़ी नजर उसको, थीटा एंगल, दैट इज 40 डिग्री एंगल उसको घुमाना पड़ा। नाउ एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर सी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ए। अब हमें कैलकुलेट करना है इस सी का डिस्टेंस पॉइंट ए से, एक्चुअल पोजीशन से, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये तो रहा मैन, ये रहा टावर। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर खड़ा था, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो पहले ये ऐसे देख रहा था, अब ये ऐसे देख रहा था, लाइन ऑफ साइट तो हमेशा पैरेलल ही थी उसकी, ऊपर देख रहा था, तो ये होगी ट्रांसवर्स। इफ इट इज थीटा, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। पैरेलल, पैरेलल, ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, थीटा हो गया। ठीक है, हमें ए बी दे रखा है और क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। और हमने 10th स्टैंडर्ड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपका ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हुआ है, प्लस आपका ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वाला भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना। तो दोनों कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं यहाँ पर। तो हम अब क्या करेंगे, हम देखेंगे थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और AC फाइंड करना, दैट इज अ बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ऑप्शन लगता है हमारे पास, tan थीटा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो थीटा कितना है, 40 डिग्री। परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज AC। tan 40 की आपको ऑलरेडी वैल्यू पेपर में गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो टीचर्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। नाउ tan 40 की वैल्यू क्या होती है, 0.8391 इज इक्वल टू AB आपको दे रखा है 100 डिवाइड में AC जो आपको कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो कैलकुलेट कर लेंगे, AC इधर आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 0.8391, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर कितने लग जाएंगे, जीरोस, 4 जीरोस लग जाएंगी। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 119 मीटर। तो ओरिजिनल पोजीशन से टावर की जो आपकी डिस्टेंस था वो कितना था, 119 मीटर। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2.2। चलिए करते हैं एग्जाम्पल अब 2.3। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स A, B on earth. The angle theta subtended at the moon by the two directions of observation is 1 degree 54 minute. Given the diameter of the earth to be about this meter, compute the distance of the moon from the earth. This is very simple and very easy कि ये रहा अर्थ के डायमेट्रिकली दो पॉइंट से, लेट इट बी A पॉइंट एंड लेट इट बी B पॉइंट, और यहाँ पर ये रहा हमारा मून। इस मून का यहाँ से A पॉइंट से, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे B पॉइंट से ऐसे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, और ऑब्जर्व करने के बाद ये देखा गया, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था ना स्टार वाला पैरालैक्स मेथड में, ऐसे पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो एंगल सबटेंड किया गया, ये कितना टोटल आया एंगल थीटा, विच इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट। देखिए, हम मून पे तो नहीं गए ना, मून पे नहीं गए हम ये थीटा कैलकुलेट करने के लिए। हमने कौन सा मेथड प्रोसेस हमने यूज किया है, वो पैरालैक्स वाला, जैसे हमने स्टार में किया था कि ऐसे ही किसी एक को हमने रेफरेंस मान लिया, वो थीटा 1, फिर उसको रेफरेंस मान लिया, वो थीटा 2, कैलकुलेट करके टोटल हमारा थीटा आ गया। यानी कि उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट हमें करके दे दिया कि ये थीटा ये है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर है वो कितना है आपके पास, 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द
अर्थ, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये तो हमने अभी अभी फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या फॉर्मूला डिराइव किया? थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है, आर्क बाय रेडियस। इन शॉर्ट आई कैन राइट बेसिस, बेसिस ये है आपके पास, दैट इज ए बी, और आर्क आप ए एम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है। सबसे पहले जो थीटा है आपके पास वो 1 डिग्री 54 मिनट्स है। तो सबसे पहले हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 डिग्री है तो डिग्री के लिए कितने, 1 डिग्री में कितने रेडियंस थे? मैंने आपको बताया था अभी अभी 1.745 इंटू 10⁻²⁰ रेडियंस थे। अब ये क्या है? मिनट्स में है, तो बीच में क्या लगेगा? प्लस 54 डिवाइड में 60 लग जाएगा, ठीक है। या एक काम करते हैं इसको, और 1 मिनट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? ये ऑलरेडी डिग्री है ही, प्लस ये मिनट है, तो मिनट को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड बाय 60 करके, विच इज इक्वल्स टू 1 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 0.9, विच इज इक्वल टू 1.9 डिग्री। अब 1 डिग्री के अंदर, 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं हमारे पास? 1.745 इंटू 10⁻² रेडियंस होते हैं। अब 1.9 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे? इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 3.32 इंटू 10⁻² रेडियन। तो हमारा थीटा रेडी है, थीटा रेडी है। उसके बाद ये हो गया आपका मीटर, बस हमने क्या करना है, इसके अंदर फॉर्मूले में पुट कर देना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो थीटा की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने अभी अभी फाइंड किए, दैट इज 3.32 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू ए बी हमारे पास कितना है जो हमें दे रखा है, दैट इज 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर्स, एंड डिवाइड में ए एम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए एम कितना आ जाएगा? 1.276 इंटू 10⁻7 डिवाइड में ये पूरी वैल्यू। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ए एम कितना आ जाएगा? 3.84 इंटू 10�8 मीटर। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2.3। चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है 2.4। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड्स। The distance d of the sun from the earth is this. What is the diameter of the sun? तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से कि सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920। तो ये रहा, यहाँ पे सन है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? तो ये इस तरीके से बनेगा, ये सन, इसके रिस्पेक्ट में ये रही अर्थ, ठीक है। इसका एंगुलर डायमीटर, ये रहा एंगुलर डायमीटर, ठीक है। और ये जो हो जाएगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये है एंगुलर डायमीटर। ये हो गया ना एंगुलर, कितना एंगल बनाते हैं? ये बनाते हैं आपका थीटा, दैट इज 1920 सेकेंड्स, और ये डायमीटर हमने कैलकुलेट करना है। एंड जो डिस्टेंस दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर दे रखा है। तो ये r आपको दे रखा है, थीटा दे रखा है, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज x, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो व्हाट इज आर्क? दिस इज x एंड दिस इज r। थीटा आपको दे रखा है, थीटा को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं? रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो करते हैं कन्वर्ट इसको, थीटा इज इक्वल टू 1920 सेकेंड्स। तो सेकेंड्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनट्स के लिए क्या लग जाएगा? 60, ये हो गया मिनट। अब मिनट को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाएंगे? दोबारा से 60 लगा देंगे, ये लग गई डिग्री। अब 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस था? 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन था। अब ये डिग्री जो है, इतनी बड़ी डिग्री, कितने रेडियंस की इक्वल होगी? इसको हम इसे क्या कर देंगे? सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैलकुलेट करके पूरा का पूरा आंसर आपका रेडियंस में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आता है 9.31 इंटू 10⁻³ रेडियन। ये आ गया आपके पास थीटा।
ठीक है, अब सीधा सीधा वैल्यूज के अंदर पुट कर देते हैं। थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड में आपके पास है रेडियस, तो ये है आपके पास 9.31 इंटू 10⁻⁻³ क्रॉस मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आता है 1.39 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सन। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 2.4 जो हमने किसके ऊपर बेस्ड किया है। अब हमने ये सारे के सारे किए हैं बेस्ड आपके पैरालैक्स मेथड के ऊपर बेस्ड। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करती हूँ पैरालैक्स मेथड, ये हमने लार्ज डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ कि अगर मेरे को एक छोटे से मॉलिक्यूल का डायमीटर कैलकुलेट करना है, ठीक है, छोटे से मॉलिक्यूल का, अब मैं बात कर रही हूँ मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल ऐसा जो आपको किसमें दिखाई देता है, सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देता है ना, वो तो हमें नॉर्मल लिक्विड आई से भी नहीं दिखाई दे रहा। तो उसका हम डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं, उसको क्या मैं मीटर स्केल यूज करूंगी या वर्नियर कैलिपर यूज करूंगी या स्क्रू गेज यूज करूंगी। तो मॉलिक्यूल उसमें कैसे काम करेगा, कोई एक लिक्विड का पार्टिकल है, उसको उसके मॉलिक्यूल का हम डायमीटर ऐसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर सकते या हम किसी ट्रिग्नोमेट्री से यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के साइज को यानी कि उसके डायमीटर को हमने उसके डायमीटर को एस्टिमेट करना है। तो वो कैसे करते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है मैथ्स का। जैसे मैथ्स में हमने पढ़ रखा है, फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर किसी चीज का अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये ऑलमोस्ट हम सबको पता है, अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड में भी जब हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर कर रहे थे, वहां पर भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी भी चीज का हमें वॉल्यूम फाइंड करना होता है उसके ऊपर क्या यूज होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे कि मान लीजिए अगर एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ बेस, बेस क्या होता है πr², और ये हो गई हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू बेस यानी कि πr² इंटू h। ठीक है, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। इस तरीके से हमें पता होता है कि किसी चीज का वॉल्यूम निकालना हो तो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इस चीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे कैसे, वॉल्यूम, कितना हम वॉल्यूम ले रहे हैं सॉल्यूशन का। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक सॉल्यूशन है, उसके मॉलिक्यूल का हमने साइज एस्टिमेट करना है, तो उसके सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम पता है हम कितना यूज करेंगे। ठीक है, उसको हम फैलाएंगे, उसको हम फैलाएंगे। ठीक है, कितने एरिया में फैलाते हैं वो भी हमारे अंडर है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना यूज करना है वो हमें पता है, कितने एरिया में हमने फैलाया है वो हमें पता है। ठीक है, और हाइट यानी कि वो कितनी हाइट अटेन करता है, सरफेस से वो कितनी हाइट अटेन कर लेता है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बट एक चीज हमें यहाँ पर जरूर ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने कोई एक सॉल्यूशन गिराया है, ठीक है, सॉल्यूशन गिराया, वो यहाँ पे गिर गया सारा का सारा सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, उस सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से होंगे। ठीक है, अब अगर मैं ये फाइंड करती हूँ हाइट, तो इस हाइट में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा हाइट ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम इस सॉल्यूशन को करते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब हम उसको बहुत पतला करते हैं, इतना पतला करते हैं कि जब हम उसको गिराएं तो जो उसका सॉल्यूशन है ना वो इस तरीके से फैल जाए, इस तरीके से फैल जाए, सच दैट उसकी एक लेयर पर एक ही मॉलिक्यूल आ सके। ठीक है, तब हमें पता है कितना वॉल्यूम हमने गिराया है, कितने एरिया में वो फैला है, और उसकी जो हाइट होगी दैट विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल।
ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से हम डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर सकते हैं। तो मेन स्टेप क्या है कि हमने जो भी सॉल्यूशन लेना है, जिस सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल का साइज हमने एस्टिमेट करना है, उसको हमने डाइल्यूट करना है सच दैट उसकी एक लेयर एक मॉलिक्यूल के इक्वल हो जाए, उसकी हाइट के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने लिया ओलेइक एसिड कि हम एस्टिमेट करेंगे, किसके साइज को एस्टिमेट करेंगे, ओलेइक एसिड के मॉलिक्यूल के साइज को एस्टिमेट करेंगे। नाउ व्हाई, क्यों? क्योंकि इसके जो साइज, इसके जो मॉलिक्यूल का जो साइज है वो एप्रोप्रिएट है फॉर एन एक्सपेरिमेंट। क्यों? अगर सबसे ज़्यादा कम होगा तो कम एस्टिमेट करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारी गलतियां हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक ऐसा एसिड का मॉलिक्यूल का डायमीटर हमने कैलकुलेट करने की कोशिश करी जो बिल्कुल क्या था, एप्रोप्रिएट था फॉर एक्सपेरिमेंट, कि हाँ जी वो इजीली एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो वो कैसे किया एक्सपेरिमेंट? उस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हमने ओलेइक एसिड को क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा, ताकि जब हम उसको गिराएं तो वो इतना पतला हो जाए कि एक लेयर पे उसके एक ही मॉलिक्यूल का ऐसे डायमीटर आ सके। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डाइल्यूशन ऑफ ओलेइक एसिड। सबसे पहला स्टेप डाइल्यूट करना है उसको हमने। तो हम एक्सपेरिमेंट का सबसे पहला स्टेप करने जा रहे हैं, दैट इज डाइल्यूशन ऑफ ओलेइक एसिड। तो हम उसको कैसे डाइल्यूट करेंगे? हम ओलेइक एसिड डालेंगे अल्कोहल के अंदर ताकि वो पतला हो सके। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 1 cc का, ध्यान से देखना cc क्या होता है, cc होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब्स में ही होता है, तो इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं या सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं, चाहे हम cc लिखें या सेंटीमीटर क्यूब लिखें, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का ओलेइक एसिड ले रहे हैं और उसको हम डाल रहे हैं अल्कोहल में, सच दैट वो टोटल मिलकर कितना बन जाए, 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बन जाए। यानी कि इसके अंदर 19 अल्कोहल होगी और एक क्या होगी, ओलेइक एसिड होगा। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया। फिर हमने क्या किया, इस 20 सेंटीमीटर क्यूब वाले सॉल्यूशन को, इसका सॉल्यूशन बोल देते हैं हम इसको, ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को, उसमें से हमने फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसको हमने फिर से डाल दिया अल्कोहल के अंदर। अब टू मेक इट अगेन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने ये किया पहला स्टेप, ये किया हमने दूसरा स्टेप। पहला स्टेप 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड अल्कोहल में डाल दिया और 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बना दिया। अब इस सॉल्यूशन में से फिर से हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और अल्कोहल फिर से डाली और कितना बना दिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन फिर से बना दिया। अब अगर मैं ये निकालने की कोशिश करूं कि इसके अंदर ओलेइक एसिड कितना था, तो बताइए कितना होगा। मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि इसके अंदर हमने 1 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स, कितना कंटेन किया हुआ था उसने, 1 सेंटीमीटर ऑफ ओलेइक एसिड, उसने इतना कंटेन कर रखा था। अब अगर मैं कहती हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कितना कंटेन करता होगा, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलेइक एसिड। ठीक है, यानी कि इसके अंदर 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलेइक एसिड है। क्लियर होगी? तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हमने सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर कितना ओलेइक एसिड है, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलेइक एसिड था। तो उसको हमने फिर से अल्कोहल में डाला टू मेक इट अगेन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हम बात करते हैं कि इस सॉल्यूशन को हमने इतना पतला कर लिया है कि अब हम इसको गिरा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सॉल्यूशन डाल दिया, इसका हमने निकाला 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस सॉल्यूशन का लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब और उसको हमने डाल दिया एक ब्यूरेट के अंदर। ये होती है इस तरीके की ब्यूरेट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मीटर स्केल से लगा होता है, राइट। तो इस ब्यूरेट के अंदर हमने वो वाला 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ताकि हम इससे एक्सपेरिमेंट कर सकें। अब अगर मैं देखूं जिस सॉल्यूशन का हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब से एक्सपेरिमेंट करना है, इसके अंदर कितना ओलेइक एसिड है,
ठीक है, इसके अंदर कितना एलोइक एसिड है तो ध्यान से देखिए, 20 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसमें 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एलोइक एसिड था। ठीक है, तो इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना एलोइक एसिड होगा, 1/20 ऑफ 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एलोइक एसिड होगा, यानी कि इसके अंदर 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एलोइक एसिड होगा। यानी कि ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने इस सॉल्यूशन का लिया है, इसके अंदर एलोइक एसिड कितना है, 1/400। ठीक है, यानी कि 1/400th पार्ट है एलोइक एसिड, यानी कि इतना पतला हमने कर दिया उसको, अल्कोहल डाल डाल के हमने एलोइक एसिड को बहुत पतला कर दिया, बहुत डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या किया है, ब्यूरेट के अंदर डाल दिया। यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट हो चुका है। अब हमने आगे क्या एक्सपेरिमेंट करना है कि हमने इस सॉल्यूशन को कितना वॉल्यूम ले लिया हमने, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम हमने ले लिया। अब हमने क्या करना है, इस सॉल्यूशन को हमने फैलाना है। ठीक है, फैलाना है सच दैट कि उसकी जो लेयर हो वो इस तरीके का रूप ले ले कि एक मॉलिक्यूल का डायामीटर के इक्वल हो जाए उस लेयर की हाइट। राइट, तो अब हमने इसको क्या करना है, फैलाना है। तो उसके लिए एक और सेटअप तैयार किया गया। तो मैं क्या करती हूँ, ये ब्यूरेट उठाती हूँ और नेक्स्ट पेज पे लगाती हूँ। तो ये ब्यूरेट में ले आई। ठीक है, इसको मैंने अब गिराना है, कहाँ गिराऊं मैं, किस सरफेस पे गिराऊं, उसके लिए एक सेटअप तैयार किया गया। क्या कि उन्होंने एक ऐसे ट्रफ लिया जिसके अंदर क्या डाल रखा था, वाटर। ठीक है, ये रहा वाटर। ठीक है, अब अगर मैं इस ड्रॉप को इस सॉल्यूशन को इस पानी में गिरा देती हूँ तो ये भी सेम एसिड है। ठीक है, और ये भी एक लिक्विड है, ये भी एक लिक्विड है, दोनों ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, पता तो चलेगा नहीं हमने कहाँ गिरा दिया। तो उसके लिए क्या किया गया, एक छोटी सी लेयर प्रिपेयर की गई वाटर के सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये लेयर किसकी थी, ये लेयर थी लाइकोपोडियम पाउडर की। ये क्यों लेयर प्रिपेयर की गई, ताकि जब ये ड्रॉप्स इसके ऊपर गिरे तो वो ड्रॉप्स हमें दिखाई दे, वो सॉल्यूशन हमें दिखाई दे। आप इसको इस तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो एक क्लीन कार है, उस कार के ऊपर आप अपना नेम लिखते हो तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक कार जिसके ऊपर डस्ट हो तो वहां पे बच्चे जा जाके दिल बनाते हैं, अपना नाम लिखते हैं। राइट, ताकि एक पैटर्न सा क्रिएट हो जाता है। राइट, तो वो ही पैटर्न क्रिएट करने के लिए वाटर के ऊपर एक लाइकोपोडियम पाउडर की लेयर बनाई गई, ताकि जब ये इसके ऊपर गिरे तो एक पैटर्न सा क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो जब ये इसके ऊपर गिरा तो वो इस फॉर्म में गिरा, ऐसे। ठीक है, तो ये इस फॉर्म का यहाँ पर गिर गया। अब इस फॉर्म में ये जो लेयर थी वो इतनी पतली थी कि उस लेयर में क्या हुआ, एग्जैक्टली जो हम चाहते थे, जिसके लिए हमने इसको डाइल्यूट किया था, क्या हुआ कि उस लेयर में उतनी ही थिकनेस थी जितने एक मॉलिक्यूल के साइज की, यानी कि लेयर ऑफ हाइट किसके इक्वल हो गया, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल के। तो यहाँ कई बार बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है कि मैम इस सॉल्यूशन के अंदर तो अल्कोहल भी थी और एलोइक एसिड भी था, है ना। तो जो एलोइक एसिड था 1/400 सीसी का था, तो अल्कोहल कहाँ गई, हम तो यहाँ पे सिर्फ एलोइक एसिड की बात कर रहे हैं। तो सोचिए, देखिए अल्कोहल क्या होती है, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होने वाली होती है। तो जैसे ही अल्कोहल और एलोइक एसिड का सॉल्यूशन बाहर निकल के आया, जो अल्कोहल थी वो हो गई आपकी इवेपोरेट। तो बचा क्या, सिर्फ एलोइक एसिड की लेयर बच गई आपके पास। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला लगाना था, अगेन वही फॉर्मूला लगाना था, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम हमें पता था हम कितना गिरा रहे हैं, बट फिर भी हमने क्या किया, हमने एलोइक एसिड का वॉल्यूम निकालना था, लेकिन वॉल्यूम हम गिरा किसका रहे थे, पूरे सॉल्यूशन का। तो हमने एलोइक एसिड के लिए क्या किया, हमने लेट द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो V है।
हमने बहुत सारी ड्रॉप्स गिराई है ना, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है। तो लेट द वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स हमें नहीं पता कितनी ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स गिरी हैं, 20 ड्रॉप्स गिरी हैं, कितने ड्रॉप्स में 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन गिरा है, वी डोंट नो, तो हमने लिख दिया nv। तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स इज इक्वल टू nv। एक ड्रॉप में, ठीक है, एक में कितना था, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एलोइक एसिड का वॉल्यूम या कंटेंट वो कितना हो जाएगा, एक में कितना है 1/400 और कितनी ड्रॉप्स निकाली है nv, ठीक है, और ये हो गया n नंबर ऑफ ड्रॉप्स और ये हो गया एक ड्रॉप का वॉल्यूम इनटू 1/400, ये हो गया आपका एसिड कंटेंट जो आपने ये गिरा रखा है। तो ये आ गया टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं, ये आ गया nv/400, ठीक है। हम किस वॉल्यूम की बात करें, हम एलोइक एसिड की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया आप यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि हाँ जी एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे πr² भी यूज कर सकते हैं। एरिया निकालने के यहाँ पे दो मेथड है। पहला मेथड तो हमने देखा कि जो फैला है वो एक सर्कल की शेप में फैला है, तो उसको हम πr² भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अगर टू बी मोर प्रिसाइज एक और मेथड है, क्या कि आप ग्राफ पेपर लेकर जाओ, उस ग्राफ पेपर को इसके ऊपर रख दो, ठीक है, रख के ऐसे ले जाके ऐसे वापस लेकर आओ। अब ग्राफ पेपर के ऊपर क्या होता है, आपके पास ऐसे ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं और एक बॉक्स जो होता है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ड्रॉप आई है उसने इतने सारे जो है स्क्वायर्स हैं उसको कवर कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, उन स्क्वायर्स की काउंटिंग कर लेंगे, ऐसे भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एरिया के लिए कैपिटल A यूज कर देती हूँ, इनटू हाइट किसकी, हाइट ऑफ लेयर विच इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ d, दैट इज डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। तो डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, nv/400 into A, where A is the area of the solution जो इसके ऊपर गिराया था हमने। तो ये हो जाएगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल या डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। और जब हमने इन सबको कैलकुलेट करा और तब डायमीटर कितना निकल के आया, डायमीटर निकल के आया एलोइक एसिड का, दैट इज 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो ये सब एस्टिमेट करके हमने ये कैलकुलेट किया। तो ये बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड था, सिर्फ एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था और मेन क्या थी कि हमने इसको डाइल्यूट कैसे किया है। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से हम किसी छोटे से छोटे मॉलिक्यूल के भी साइज का एस्टिमेशन लगा सकते हैं। तो अब हम करते हैं एक एनसीईआरटी के ऊपर दिया हुआ एक एग्जाम्पल है वो डिस्कस करते हैं। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 2.5 है वो डिस्कस करते हैं। द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 to 10⁻⁻14 मीटर इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ अ पिन, ठीक है। बट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम, एक एटम का रफली साइज कितना होगा। एज्यूम दैट द टिप ऑफ पिन इज टू बी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁵ मीटर टू 10⁻⁴ मीटर। क्या कहने की कोशिश की जा रही है, वो ये कहने की कोशिश की जा रही है कि एक न्यूक्लियस के साइज को हमने स्केल्ड अप कर दिया, यानी कि उसके साइज को हमने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, टिप ऑफ अ पिन की टिप जितना साइज हमने उसका कर दिया, ठीक है। पहले कितना था 10⁻⁻15 to 10⁻⁻14, यानी कि जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते थे। तो हमने अपनी इमेजिनेशन से उसका स्केल्ड अप कर दिया। मैंने वर्ड यूज किया है इमेजिनेशन, क्यों, क्योंकि सोचिए जब कभी भी आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, आप ऐसे ग्राफ बनाते हैं, आप 2 पॉइंट का डिस्टेंस ऐसे लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 पॉइंट का डिस्टेंस आता है 2 यूनिट्स, ठीक है, और आप यूनिट्स में लिखते हो किलोमीटर, राइट। तो हमने 10th में कर भी रखा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कर रखा है ना, हम ग्राफ में लगाते हैं डिस्टेंस और निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते हैं, राइट। तो मान लीजिए इन 2 पॉइंट्स का A से लेकर B तक जो है वो डिस्टेंस आता है 2 किलोमीटर। क्या ये 2 किलोमीटर है, 2 मीटर भी नहीं है, तो आप 2 किलोमीटर कैसे कह सकते हैं, है ना। तो यानी कि हमने क्या किया है, 2 किलोमीटर को स्केल डाउन कर दिया है, स्केल डाउन कर दिया है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया को स्केल डाउन करके एक ग्लोब आता है ना,
ग्लोब है ना घर में, तो ग्लोब जो होता है वो क्या है, पूरी दुनिया को दिखा रहा है, लेकिन पूरी दुनिया तो आपके घर में नहीं है ना, उसके स्केल को क्या कर दिया गया है, डाउन कर दिया गया है, ठीक है, उसके साइज को स्क्वीज कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। सिमिलरली इन्होंने छोटा नहीं किया, इन्होंने न्यूक्लियस के साइज को क्या कर दिया, अपनी इमेजिनेशन से थोड़ा सा बड़ा कर दिया। कितना बड़ा कर दिया, टिप ऑफ अ पिन की जितना बड़ा कर दिया। और उन्होंने बोला कि हमें बताओ कि एटम का साइज कितना हो जाएगा, ठीक है, एटम का साइज कितना हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, न्यूक्लियस का साइज कितना है, एक्चुअल 10⁻⁻15 लगा लीजिए, ठीक है, ओके। तो हमने उसको कितना स्केल अप कर दिया कि उसका जो साइज है वो पिन की टिप जितना हो गया। तो पिन के लिए मैं यूज कर लेती हूँ 10⁻⁵ मीटर, ठीक है। तो हमने कितना उसको बढ़ा दिया, तो यानी कि न्यूक्लियस के साइज में कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई किया होगा, कितने टाइम्स हमने उसको बढ़ा दिया है, बढ़ के वो हो गया पिन की टिप जितना, ठीक है। तो लेट द नंबर बी x, इतने टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो वो पिन की टिप जितना हो गया। तो हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये नीचे है, ऊपर जाके प्लस, और ये हो जाएगा 10 की पावर 10, और ये हो गया 10 की पावर 10 टाइम्स, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने न्यूक्लियस के साइज को 10 की पावर 10 टाइम्स बढ़ा दिया अपनी इमेजिनेशन से। अब वो पूछ रहे हैं कि एटम का साइज कितना होगा। अगर न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर 10 टाइम्स बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली एटम का साइज भी तो 10 की पावर 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। तो एटम का साइज रफली कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने ये रहा एटम का साइज, ये जितने टाइम्स न्यूक्लियस बढ़ा था उतने टाइम्स ही एटम बढ़ेगा, इज इक्वल टू, यहाँ मैं यूज कर लेती हूँ ये अलग सा ए, कि ये बढ़ के इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये रहा 10 की पावर -10, कितने टाइम्स बढ़ा, 10 की पावर 10 टाइम्स बढ़ा है। अच्छा, बढ़ के आप देखिए बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, -10 + 10 खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 0, एंड 0 10 की पावर 0, यानी कि किसी की भी पावर 0 तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 मीटर, ये एटम का साइज कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। तो वैसे तो देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो एटम का साइज होता है, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि एटम का साइज क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर लाइन के अंदर 10 करोड़ एटम आ सकते हैं, है ना, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है कि अगर एटम का साइज 1 मीटर के इक्वल हो जाए तो उसका न्यूक्लियस जो होगा वो कितना होगा, वो टिप की जितना होगा, पेन की टिप के जितना होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, तो आप क्या कैसे बता सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो कि अगर एक एटम मैं 1 मीटर तक बढ़ा दूं, 1 मीटर का अगर एक एटम है तो जो साइज है न्यूक्लियस का वो एक टिप जितना है। तो आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो, बट एक्चुअल में ऐसा कोई भी नहीं है, ये हमारी सिर्फ इमेजिनेशन है, जैसे एक ग्लोब हमारी इमेजिनेशन है। क्लियर होगी ये बात। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2.5। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ये सब कैलकुलेशंस करते हुए कोई ना कोई गलतियां करते हैं, ठीक है, उन गलतियों को हम एरर कहते हैं, वो एरर्स कैसे होते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, राइट। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।